दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, आज दरबार समय से पहले ही लग गया था। बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में आकर बैठ गए थे। शहंशाह अकबर की यह खासियत थी, जब वह फुर्सत में होते थे तब तरह तरह के विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाया करते थे और फिर वह दरबारियों से उनका समाधान पूछते थे। बीरबल आज दरबार में नहीं थे। शहंशाह ने दरबारियों से पूछा, दूध किसका अच्छा, फूल किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा और मिठाई किसकी अच्छी। शहंशाह के सवाल सुनते ही दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी दरबारी ने गाय के दूध को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया। इसी तरह से किसी दरबारी ने गुलाब का फूल अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने कमल का, किसी दरबारी ने केले के पत्ते को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने नीम के पत्ते को अच्छा बताया। किसी दरबारी ने राजा कौन अच्छा के जवाब में शहंशाह को अच्छा बताया और अंतिम सवाल के जवाब में किसी दरबारी ने गन्ना को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने अंगूर को और किसी दरबारी ने मिष्ठान को अच्छा बताया। लेकिन बादशाह अकबर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तभी दरबार में बीरबल आ गए। बादशाह के चेहरे पर उनको देखते ही चमक आ गई और बीरबल के बैठने से पहले ही शहंशाह ने उपरोक्त 5 सवालों के जवाब पूछे। बीरबल कुछ पल तक शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, माँ का दूध सबसे अच्छा और हितकारी होता है। कपास का फल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे सबके शरीर ढक जाते हैं। पान का पत्ता सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसे खाकर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। राजाओं में इंद्र सबसे अच्छे हैं क्योंकि उनके आदेश से बारिश होती है और बारिश से धन धान्य में वृद्धि होती है और पूरे प्राणियों की क्षुधा तृप्त होती है। मिठास वाणी की सबसे अच्छी होती है क्योंकि जिसकी वाणी में मिठास होती है वह सारे जगत को अपने वश में कर लेता है। शहंशाह ने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने अपने जवाब से मुझे तृप्त कर दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बीरबल अकबर बादशाह की हर समस्या के जवाब थे। बादशाह आए दिन उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते ही रहते थे ताकि बीरबल अपनी बुद्धि और समझ में अधिक से अधिक विकास कर सकें। बादशाह ने एक दिन एक साधु को बीरबल के पास उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अकबर बादशाह भी वेश बदलकर पास में ही एक जगह छुप गए। साधु से बीरबल के नजदीक आकर कहा, वत्स, तुम बीरबल हो न? भगवान ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन भर के लिए धन तुमसे ले लूं। बीरबल साधु के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ गए और अगले ही पल समझ गए कि यह कोई ढोंगी साधु है जो मुझे ठगना चाहता है। बीरबल बोले, अच्छी बात है भगवान, मैं आज रात भगवान से सपने में यह पूछ लेता हूँ कि अब आपने और कितने दिन जीना है, तभी तो मैं तुम्हें उचित धन दे सकूंगा। साधु बीरबल का चतुरतापूर्ण जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास में ही छुपे अकबर बादशाह भी बीरबल का जवाब सुन चुके थे। वह हंसते हुए बीरबल के नजदीक आ गए। बीरबल समझ गए कि यह सब बादशाह सलामत का ही किया धरा था। बादशाह अकबर बीरबल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बीरबल, तुम्हारी समझ और बुद्धि का कोई जवाब नहीं। चलो अब हम दरबार में चलते हैं। बीरबल अकबर के साथ दरबार की ओर बढ़ चले। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर के शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसके जीने का तरीका अजीब था। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता था। एक बार वह बाजार में एक बहुत अमीर व्यापारी से मिला जो बाहरी देश से आया हुआ था। वह इस शहर में नया था, इसलिए जब धोखेबाज ने उसे अपने घर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया
तो व्यापारी ने इस उम्मीद से आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि इस नए शहर में उसके नए दोस्त बन जाएंगे। उस रात उन्होंने लाजवाब खाना खाया और बहुत देर तक बातें की। फिर व्यापारी और मेजबान सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह धोखेबाज ने व्यापारी से कहा, मैंने रात को आपको खाने पर आमंत्रित किया और एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाई। इस बात के लिए आप मुझे कैसे भुगतान करेंगे? व्यापारी पूरी तरह भ्रमित था। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। धोखेबाज बोला, आपने मेरा हीरा चोरी कर लिया है। मैं उसे वापस चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा, मित्र, मैं नहीं जानता कि तुम किस हीरे की बात कर रहे हो। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार वे दोनों इसके समाधान के लिए अदालत में जाने को तैयार हो गए। बादशाह अकबर दोनों की कहानी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल को यह मामला सुलझाने को कहा। धोखेबाज ने कहा, महाराज, मेरे पास गवाह है जिसने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है। बीरबल ने कहा, अपने गवाहों को बुलाओ, मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। एक नाई और दर्जी धोखेबाज के गवाह थे। बीरबल ने दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया। फिर उन्होंने मिट्टी का ढेर देकर हीरे के आकार के रूप में करने को कहा। नाई ने अपने जीवन में कभी हीरा नहीं देखा था। उसके पिता ने उसे बताया था कि नाई का हीरा उसका उस तरह होता है। इसलिए उसने मिट्टी को उस तरह की तरह आकार दे दिया। दर्जी की मां ने भी कहा था कि दर्जी का हीरा उसकी सुई होती है। इसलिए उसने मिट्टी को सुई की तरह आकार दे दिया। जब बीरबल ने देखा कि दोनों गवाहों ने क्या बनाया है तो वह बोला, जहांपना, इन दोनों में से किसी ने भी हीरा नहीं देखा है। तो कैसे इन दोनों ने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है? यह कहानी झूठी है। व्यापारी निर्दोष है। यह साबित होता है कि धोखेबाज ने नाई और दर्जी को झूठे गवाह बनने के लिए रिश्वत दी है। व्यापारी खुशी से वापस अपने घर चला गया, जबकि धोखेबाज को कैदखान में डाला दिया गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और 3 गुड़िया। दोस्तों, एक बार एक कलाकार 3 सुंदर गुड़ियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। ये गुड़िया बिल्कुल एक समान थी। उनमें इतनी समानता थी कि उनके बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। अकबर को गुड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने कहा, ये गुड़िया मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। कलाकार ने कहा, जहांपना, ये गुड़िया बेचने के लिए नहीं है। बेशक मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा यदि आपको दरबार में कोई यह बता दे कि तीनों में से अच्छी कौन सी है। यह एक अजीब पहेली थी। अकबर ने गुड़ियों को उठाया और करीब से देखा, किंतु तीनों गुड़ियों में इतनी समानता थी कि अकबर यह नहीं कह सका कि कौन सी अच्छी है। तब उसके प्रत्येक मंत्री ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, प्रिय बीरबल, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को हल कर लोगे। बीरबल अकबर की ओर सम्मान से झुका और गुड़ियों के पास गया। उसने प्रत्येक गुड़िया को हाथ में उठाया और बड़ी बारीकी से उनको देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था। उसने एक गुड़िया के कान में फेंक मारी। हवा उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी गुड़िया को कान में फूंक मारी, किंतु इस बार हवा उसके मुंह से निकली। जब बीरबल ने तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकली। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह तीसरी गुड़िया ही इन तीनों में सबसे अच्छी है। अकबर हैरान हो गया। उसने कहा, तुमने यह कैसे जान लिया? बीरबल ने कहा, मेरे मालिक,
यह तीनों गुड़िया 3 व्यक्तियों की तरह है। जब मैंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो यह दूसरे कान से बाहर आ गई। ऐसे ही जब हम एक रहस्य किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह अगले ही पल उसे भूल जाता है। जब मैंने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गई। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो कुछ सुनते हैं उसे शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी रहस्य को छुपाकर नहीं रख सकते। किंतु जब तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं आई। इस तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं जो रहस्य को छुपकर रखते हैं। आप इन्हें कोई भी रहस्य की बात बता सकते हैं। कलाकार ने कहा, मैंने अभी तक केवल बीरबल के बारे में सुना था, किंतु आज मैंने इसे देख भी लिया। जहां पनाह, ये गुड़िया आपकी है। अकबर ने कहा, उसे बीरबल पर बहुत गर्व है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बसंत ऋतु में एक दिन बादशाह अकबर ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत बाग में दरबार लग गया जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था। उसके बाद एक व्यापारी आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह अकबर के सामने रखी। बादशाह अकबर ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा की अनेक पंक्तियों के बाद उसमें लिखा था, मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा, वहां मैंने एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आपके महल में रहने योग्य जानकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया। फिर उस सौदागर को मुहमांगा दाम देकर उसको मोल ले लिया। उसे एक पिंजड़े में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजड़ा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस गया तो मुझको पिंजड़े में राजहंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड दिया जाए। यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने उन नौकरों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ कर ली। अब यदि तुम्हें किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर उस व्यापारी का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरे साथ न्याय हुआ, यदि ऐसे अन्य न्याय भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कौन करता है? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूं। फिर बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही नौकरों को ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश। इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने मुना। सौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल में अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। ऐसा सोचकर उसने इस ढंग में धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी।
लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई। पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर, हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाजकर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, घी के दो व्यापारियों की दुकानें एक दूसरे के बराबर में थीं। एक दिन उनमें से एक ने दूसरे से 500 स्वर्ण मोहरें उधार लेने की सोची और अपना कर्ज बिना किसी परेशानी के चुकाने को कहा। लेकिन जब कर्ज वापस करने का समय आया तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने यह भी स्वीकार करने से मना कर दिया कि उसने उससे रुपए उधार लिए हैं।
वह व्यापारी जिसने धन उधार दिया था वह न्याय के लिए बादशाह के पास गया। बीरबल को हमेशा की तरह न्याय करने को कहा। बीरबल ने दोनों को बुलवाया और दोनों की कहानी सुनी। बीरबल ने दोनों से 10 दिन का समय मांगा और दोनों व्यापारियों को घर भेज दिया। समस्या पर गहन विचार के बाद बीरबल ने तेल के 10 टिन मंगवाए। हर टिन में 10 किलो तेल था और उनमें से 2 में बीरबल ने सोने के सिक्के डाल दिए। तब उसने 10 टिन अलग अलग 10 व्यापारियों को दिए और उनकी कीमत पता करने को कहा। उन्हें वे टिन घर ले जाने और 3 दिन बाद वापस आने को कहा। बीरबल ने सोने के सिक्के वाले दोनों बर्तन घी व्यापारियों को दे दिए। वह व्यापारी जिसने धन उधार दिया था वह ईमानदार था और उसने सोने का सिक्का लौटा दिया। लेकिन उसके बेईमान पड़ोसी को सिक्का मिला तो उसने उसे अपने बेटे को दे दिया। निश्चित दिन पर सभी 10 व्यापारी तेल लेकर बीरबल के पास आए और उन्हें मूल्य के बारे में बताया। बीरबल ने उस व्यापारी के टिन को ध्यान से देखा जो अपना कर्ज नहीं चुकाना चाहता था और यह भी देखा कि सिक्का गायब होने के साथ उसमें से कुछ तेल भी कम था। जब बीरबल ने इस बारे में पूछा तो व्यापारी ने जवाब दिया कि जब मैंने इसे परखने के लिए गर्म किया होगा यह तब कम हो गया होगा। बीरबल बोले, अच्छा यह बात है, चलो मैं देखता हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। ऐसा कहकर वह अंदर गया और अपने एक नौकर को उस व्यापारी के घर जाकर उसके पुत्र से सिक्का लाने को कहा। बहुत जल्द वह लड़का सोने के सिक्के के साथ दरबार में आ गया और तुरंत उससे बीरबल ने पूछा, क्या तुम वे 5 सिक्के लेकर आए हो जो तुम्हारे पिता को तेल में मिले थे? तभी उत्तर आया, मालिक, तेल में केवल 1 सिक्का था, 5 नहीं। बीरबल ने तब व्यापारी से कहा, जब तुम 1 सिक्के के लिए बेईमानी कर सकते हो जो मैंने तेल के डिब्बे में डाला था वह इसके साथ तुमने उसमें से कुछ तेल भी निकाल लिया और गर्म करने के कारण तेल कम होने का बहाना बना दिया, तब तुम 500 सोने के सिक्कों के लिए सच क्यों बोलोगे जो तुमने पड़ोसी से उधार लिए थे? अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? अब व्यापारी को बचाव का कोई तरीका नजर नहीं आया तो उसने सभी तेल व्यापारियों के सामने अपनी गलती मान ली। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, सच कभी भी पर्दे के पीछे नहीं रह सकता। बेईमानी देर सवेर सामने आ ही जाती है। इज्जत एक बार जाने के बाद दोबारा पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर को कहानी सुनना बहुत पसंद था। रोज रात को कहानी सुने बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। कहानी सुनाने के लिए किसी न किसी दरबारी को महल में बुलाया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल नई कहानी सुनानी पड़ती थी। एक रात बीरबल की बारी आई। उन्होंने सोचा कि हर बार नई कहानी कहाँ से लाई जाए। बादशाह की यह आदत छुड़ानी पड़ेगी। बीरबल रात में अकबर के कक्ष में पहुंचे। बादशाह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आओ बीरबल, आज हमको कोई नई और लंबी कहानी सुनाओ। आज हम बहुत बेचैन हैं। बीरबल आराम से बैठ गए और कहानी सुनाने लगे। हुजूर, एक गांव में एक मालदार किसान रहता था। एक बार उसने मिस्त्रियों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा कोठार बनाने की आज्ञा दी। वह चाहता था कि कोठार सब तरफ से बंद हो। उसमें कहीं से भी हवा न जा सके। उसमें खिड़की दरवाजे भी न हो। इस बार जब फसल काटी गई तो किसान ने सारा गेहूं कोठार में भरवा दिया। किंतु एक समस्या पैदा हो गई। मिस्त्री की गलती से कोठार की एक एक दीवार में एक छोटा सा छेद छूट गया। एक गौरैया आई, वह कोठार में घुसी और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने आगे बताया, फिर एक गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। फिर एक और गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और एक दाना लेकर उड़ गई।
इस प्रकार बीरबल ने 50 गौरैयों का किस्सा सुना डाला कि कैसे वे अंदर गई और अपनी चोंच में गेहूं का एक दाना लेकर उड़ गई। अकबर ने बीरबल को रोकते हुए कहा, अब बहुत सारी गौरैया दाना लेकर उड़ चुकी, आगे की बात बताओ। जहां पनाह वहां तो हजारों गौरैया थी, मैंने तो अभी सिर्फ 50 का हाल सुनाया है। जब तक सारा कोठरी खाली न हो जाएगा कहानी इसी प्रकार चलती रहेगी। हो सकता है इसको खाली होने में कि महीने लग जाएं, कि साल भी लग सकते हैं। अकबर ने बीरबल को रोका, बस बस बीरबल, बंद करो यह कहानी, हमें नींद आ रही है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दुष्ट काजी अकबर बीरबल की सबसे ज़्यादा नई मज़ेदार कहानी। दोस्तों फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने बाकी दिन गुजारने के विचार से मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। हज पर जाने से पहले फातिमा बीबी ने अपने सारे गहने बेचकर सोने की मोहरें ले लीं। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें बाहर रखकर बाकी 800 मोहरें एक थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। फिर वह अपने घर के ही पास में रहने वाले काजी के घर उस थैली को लेकर पहुंच गई। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। फातिमा बीबी को अपने घर पर देखकर काजी बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। फातिमा बीबी बोली, काजी साहब आप जैसा ईमानदार, शरीफ और सत्यवादी इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी यह थैली आप रख लें ताकि मैं निश्चित होकर हज करने के लिए मक्का मदीना जा सकूं। इस थैली में 800 स्वर्ण मोहरें हैं। अल्लाह के करम से यदि मैं सही सलामत वापस आ गई तो मैं आपसे आकर इनको ले लूंगी, और यदि मैं अल्लाह को प्यारी हो गई तो इस थैली के मालिक आप होंगे। फिर आपका जो मन करे इनका कर लेना। फातिमा बीबी के इतना कहने पर काजी बोला, बीबी साहिबा आपका जो मन करे मेरे यहाँ निश्चित होकर रख सकती हैं। आपके लौटने तक मैं आपकी अमानत जान पर खेल कर भी सुरक्षित रखूंगा। आप आराम से हज करने के लिए जाइए। काजी ने फातिमा बीबी को दिलासा देते हुए कहा तो वह मन ही मन काफी प्रसन्न हो गईं। फातिमा बीबी भी कोई साधारण महिला नहीं थीं। थैली की प्रत्येक मोहर पर उसने एक छोटा सा निशान बना दिया था, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आ सकता था। फातिमा बीबी को जब मक्का मदीना गए 5 वर्ष हो गए तो काजी को यही लगा कि वह अब लौटकर नहीं आने वाली। वह निश्चित रूप से ही अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। ऐसा सोचते ही काजी के मन में पाप जाग गया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वह 800 मोहरें अब किसी को भी नहीं देगा। फातिमा बीबी अगर आ भी गईं तो उनको भी नहीं। एक रोज फातिमा बीबी अचानक ही मक्का मदीना से लौट आईं और वह सीधे काजी के पास अपनी थैली मांगने के लिए चली गईं। काजी ने उन्हें थैली इसे वापस दे दिया। घर पहुंचकर फातिमा बीबी ने थैली का मुंह खोला तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैली में सोने की मोहरों की जगह उतनी ही संख्या में पैसे और रांगे के टुकड़े थे। फातिमा बीबी का चेहरा बुझ गया। वह खुली थैली को लेकर काजी के घर पहुंची और कहा, इसमें तो सोने की मोहरें नहीं हैं। काजी तेवर बदलते हुए बोला, एक तो नेकी करो ऊपर से बदनामी भी। देखो बीबी साहिबा, मैंने तो केवल थैली रखी थी, उसमें सोने की मोहरें हैं या रांगे की यह तो मैंने देखा भी नहीं था। तुम जैसी थैली दे गई थीं, वैसी ही मैंने रख ली थी। जैसी मोहर लगी थैली तुमने दी थी, वैसी ही मोहर लगी थैली मैंने लौटाई भी है। देखिए आप मुझे बदनाम न करें। काजी की बातें सुनकर फातिमा बीबी को चक्कर से आ गए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोलीं, काजी साहब मुझ पर रहम करो।
मैं एक निःसंतान बूढ़ी विधवा हूँ। मेरे आगे पीछे मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मुझ बेसहारा औरत पर रहम करो। वे मोहरे ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। आप सारी मोहरें नहीं देना चाहते हैं तो आधी ही दे दीजिए। मैं तो आपको शहर का सबसे अधिक ईमानदार और रहमदिल इंसान समझकर अपनी थैली सौंप गई थी। आपने तो मुझ बेसहारा वृद्धा के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि मैं कहीं की भी न रही। काजी काफी नाराज हो गया और आगे बढ़ते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, देखो बीबी, तुम यहाँ से चुपचाप इज्जत के साथ चली जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगा। विधवा फातिमा बीबी आंसू बहाती हुई काजी के घर से बाहर आ गईं। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्या न करें, कहाँ जाएं और कहाँ न जाएं। फिर अचानक ही उनकी आंखों के सामने अकबर बादशाह का दरबार नाच गया। वह बदहवासी सीधे बादशाह अकबर के दरबार की ओर बढ़ गईं। दरबार में डरी समी वह दाखिल हुई और अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। बादशाह ने काजी को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, इस वृद्धा औरत की थैली के विषय में तुम्हें मालूम है? काजी हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, जहां पनाह, कोई 5 वर्ष पहले यह बुढ़िया मेरे यहाँ एक थैली छोड़ गई थी। जब यह वापस आई तो मैंने सहर्ष इसकी मोहर लगी थैली इसे वापस दे दी। हुजूर, मुझे नहीं मालूम उस थैली में सोने की मोहरें थीं या रांगे के टुकड़े। काजी ने बड़ी सफाई से जहां पनाह के सामने झूठ बोला। लेकिन शहंशाह अकबर को काजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह ने काजी को घर जाने को कहा और फातिमा बीबी से कहा, तुम शाही दरबार में हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। तुम्हारी मोहरें कुछ दिनों में ही तुम्हें मिल जाएंगी। शहंशाह ने यह हुक्म देकर बीरबल को यह विवाद सौंप दिया। यह विवाद बीरबल के हाथ में आते ही उन्होंने फातिमा बीबी से थैली ले ली और उस थैली को अपने घर ले गए। बीरबल ने वैसी ही कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछन कुछ भरकर लाख की मोहरें लगवा दीं। फिर उनमें सुराख कर दिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफूगरों को एक एक थैली दी और उनसे थैलियों के छेदों को रफू करवाया। बीरबल ने सभी थैलियों को बड़ी बारीकी से देखा। एक थैली पर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं चल रहा था। बीरबल ने कहा, इस थैली का रफू किस रफूगर ने किया है? एक रफूगर चलकर बीरबल के पास आया और बोला, हुजूर, क्या बात है, मैंने रफू किया है। बीरबल उस रफूगर को लेकर एकांत में गए और डराते धमकाते हुए उससे पूछा, बताओ, काजी की थैली रफू किसने की थी? तुमने की थी ना? रफूगर डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की थैली उसने ही रफू की थी। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बोलना, तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने तल्ख स्वर में पूछा तो रफूगर कांपते स्वर में बोला, हुजूर, कोई 2 साल हुए होंगे। एक काजी ने मुझसे यह थैली रफू करवाई थी। क्या तुम्हें पता है उस थैली में क्या रखा हुआ था? बीरबल ने रफूगर को घूरते हुए पूछा तो रफूगर सच को छिपा न सका और उसके मुंह से निकल गया, हुजूर, उसमें कुछ तांबे के पैसे और रांगे के टुकड़े थे। काजी ने इस काम के लिए क्या तुम्हें कुछ दिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगर बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। वह थमती आवाज में बोला, 2 मोहरें मिली थीं, मालिक। क्या वे मोहरें तुम्हारे पास अभी भी हैं? देखो, सच का साथ दोगे तो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल के यह कहते ही रफूगर बड़ी मुश्किल से बोला, हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा। एक मुहर तो खर्च हो गई है। हाँ, एक मुहर मेरे पास है। वह मुहर मुझे चाहिए। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। बीरबल के इतना कहते ही रफूगर भागा भागा मुहर लाने चला गया। बीरबल ने फातिमा बीबी और काजी को भी बुलवा लिया।
रफूगर थोड़ी देर के बाद मोहर लेकर बीरबल के पास आया तो काजी उसको देखते ही डर गया। बीरबल ने रफूगर से मोहर लेकर फातिमा बीबी के हाथ में रख दी और कहा, तुमने अपनी मोहरों पर निशानी लगाई थी न? दिखाओ वह निशानी कहाँ है। फातिमा बीबी ने पलक झपकते ही अपना लगाया निशान बीरबल को दिखा दिया। अब बीरबल ने रफूगर की ओर थैली करके कहा, बोलो रफूगर, यह वही थैली है न? हाँ हुजूर, यह वही थैली है, रफूगर रुक रुक कर बोला। हाँ तो? बीरबल तल्ख आवाज में बोले, तुमने कहाँ पर रफू किया था? बोलो रफूगर थैली पर हाथ धरते हुए बोला, यहाँ पर हुजूर। मेरा काम साफ नजर आता है। काजी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था कि वह अपने बचाव में कुछ कह सके। बीरबल गरज कर बोले, इस काजी को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीबी की मोहरें उसके घर से बरामद हुईं। फातिमा बीबी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखा दिया। बीरबल ने उन सारी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगर को इनाम देकर जाने दिया गया। बादशाह सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुश हुए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ जहांपना। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताए। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे। लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते ही सूरज के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहांपनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहाँ इसलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहांपनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं।
बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कराए, फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत ही चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगीं कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता है। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी की लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत न छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसीलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक कर परेशान हो गए, तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपये देने प्रारंभ कर दिया। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है, तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को न रोका जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का भी पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगीं तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।